नाजरीन आदाब, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की ख़ास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी ख़बरें, लेकिन सबसे पहले बात GHMC इंतखाबात की। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इंतखाबात की पोलिंग का अमल मुकम्मल हो गया। कुछ घंटों में नताइज जारी होने वाले हैं। ताहम बाज़ सर्वे एजेंसियों ने अपने एग्ज़िट पोल जारी किए हैं। पीपल्स पल्स नामी सर्वे एजेंसी ने अपनी रिपोर्ट जारी की है, जिसमें TRS पार्टी को GHMC के 150 वार्ड्स में से 68 ता 78 वार्ड्स में कामयाबी हासिल होने की पेशकयासी की गई है। इसी तरह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को 38 से 42 सीटों पर जीत मिलने की पेशकयासी की गई है और BJP को 25 से 35 वार्ड्स में कामयाबी मिलने की तवक्को जाहिर की है और कांग्रेस व दीगर को 1 से 5 सीटों पर कामयाबी मिल सकती है। दीगर सर्वे रिपोर्ट्स में TRS पार्टी को 80 से 100 वार्ड्स में कामयाबी हासिल होने और BJP को 10 से 15 सीटों पर कामयाबी मिलने की पेशकयासी की गई है। मौसम कोई भी हो, शराब की फरोख्त में कमी नहीं होती, लेकिन इंतखाबात का मौसम आते ही शराबियों की मानो जैसे ईद हो जाती है। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इंतखाबात के नोटिफिकेशन की इजराई के बाद से शराब की फरोख्त में ज़बरदस्त इजाफा देखा गया। शराब की फरोख्त से हुकूमत को ज़बरदस्त आमदनी हुई। सिर्फ नवंबर के एक महीने में GHMC के हुदूद में शराबी 926 करोड़ रुपए की शराब पी गए। अब ये शराब उन्होंने ख़रीद कर पी या फिर उन्हें पिलाई गई, ये अलग बहस है। हैदराबाद 1, हैदराबाद 2, मेडचल 1, मेडचल 2, रंगारेड्डी 1, रंगारेड्डी 2 में शराब के डिपोज हैं। यहाँ से ग्रेटर हैदराबाद के तमाम वाइन्स और बार शॉप्स को शराब फरोख्त की जाती है। हमें मिली इतलात के मुताबिक 1 नवंबर से 29 तारीख तक सिर्फ GHMC के हुदूद में 926 करोड़ रुपए की शराब फरोख्त हुई। इस हिसाब से रोज़ाना 32 करोड़ रुपए की शराब बेची गई। हैदराबाद में 255 करोड़, मेडचल में 308 करोड़, रंगारेड्डी में 363 करोड़ की शराब फरोख्त हुई। अगर पिछले साल इन्हीं दिनों यानी माह नवंबर में 1 तारीख से 29 तारीख तक देखें तो 823 करोड़ की शराब फरोख्त हुई थी। अगर पिछले साल से तकाबुल किया जाए तो इस मरतबा 103 करोड़ रुपए की शराब ज़्यादा फरोख्त हुई। GHMC इंतखाबात की वजह से इस महीने की 29 तारीख की शाम 6 बजे से शराब की फरोख्त बंद कर दी गई थी। इससे 2 दिन पहले यानी 27 नवंबर को रियासत में सबसे ज़्यादा शराब फरोख्त हुई थी। एक ही दिन में 170 करोड़ रुपए की शराब खरीदी गई। 28 तारीख को 178 करोड़ की शराब का कारोबार हुआ। एक्साइज डिपार्टमेंट की तारीख में सबसे ज़्यादा शराब जारिया साल माह अक्टूबर में फरोख्त हुई, यानी 2623 करोड़ की शराब का कारोबार हुआ और नवंबर में 27 तारीख तक 2240 करोड़ की शराब फरोख्त हुई थी। 28 और 29 नवंबर की फरोख्त का हिसाब शामिल कर लिया जाए तो हुक्काम को अंदाज़ा है कि पिछले महीने के रिकॉर्ड टूट जाएगा। GHMC इंतखाबात से कबल जहां खूब शराब फरोख्त हुई, वहीं दूसरी जानिब जैसे ही इंतखाबी अमल मुकम्मल होने के बाद शराब की दुकानात खोली गई, वहाँ शराबियों का हुजूम देखा गया। अब हुजूम को देखते हुए ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कई दिनों से शराब बंद है। शराबी शराब की दुकानात पर टूट पड़े। समाजी फासले की बरकरारी नहीं देखी गई और ना ही कोई मास्क लगाए हुए था। इस मंजर ने लॉकडाउन की याद दिला दी। जब लॉकडाउन में नरमी देते हुए शराब की दुकानात खोली गई तो उस वक्त भी शराबी ऐसे ही टूट पड़े थे। शराब खरीदने के लिए शराब की दुकानात पर पहुंचने वालों में बाज़ मकामात पर ख़वातीन भी देखी गई थी। पोलिंग बूथ्स के मुकाबिल शराब की दुकानात के सामने शराबियों का हुजूम देखा गया। सोशल मीडिया पर इसकी तस्वीर खूब वायरल हुई और शहरियों ने जमकर इस पर तनकीद की। बहरहाल इंतखाबात से कबल या बाद में शराब की फरोख्त में इजाफा और शराब की दुकानात के सामने आवाम के हुजूम को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि पीने वालों को तो पीने का बस बहाना चाहिए। शहर की सफाई और खूबसूरती बरकरार रखने के लिए शहरियों का जिम्मेदार होना ज़रूरी है और हुकूमत पर कानूनी जिम्मेदारी होती है कि वो शहरों को साफ रखे। इसके लिए बल्दिया का एक बाज़ाब्ता महकमा काम करता है। हैदराबाद का बल्दिया भी इस मामले में काफ़ी मशहूर है। अभी अभी बल्दी इंतखाबात भी मुकम्मल हुए हैं
और बल्दी इंतखाबात के लिए जारी मुहिम में शहरियों ने चंद वादे और दावे बार बार सुने हैं। उनमें से एक है शहर में पब्लिक टॉयलेट्स की तामीर। पब्लिक टॉयलेट्स 1 करोड़ से ज़्यादा आबादी वाले शहर के लिए इंतहाई ज़रूरी है, वरना आवाम अपनी आज़ादी का इस्तेमाल करते हुए शहर के हर नुक्कड़ और हर सड़क की दीवारों को सैराब कर देंगे। हुकूमत का दावा है कि जीएचएमसी ने शहर में 20,000 पब्लिक टॉयलेट्स तामीर किए हैं ताकि लोग सड़कों, दीवारों और तारीखी इमारतों को गंदा ना करें। लेकिन इस दावे में कितनी सच्चाई है और इसको किस तरह साबित किया जाए, ये हुकूमत ही जानती है। अहम बात यह है कि शहर में मौजूद अक्सर पब्लिक टॉयलेट्स बंद ही रखे गए हैं। अपने अपने इलाकों में आप ये देख सकते हैं कि टॉयलेट्स खुले हैं या बंद। यकीनन आपको मायूसी होगी, पता नहीं उनको बंद क्यों रखा गया, क्योंकि दावा तो ये किया गया था कि शहर में 20,000 के करीब ऐसे टॉयलेट्स तामीर किए गए हैं। इस दावे को इंतखाबी मुहिम में खूब ज़ोरों शोर से बताया गया। हर टॉयलेट पर हुक्मरान जमात का निशान और वज़ीर आला चंद्रशेखर राव की तस्वीरें भी देखी जा सकती हैं। कई इश्तिहार भी दिए गए और कहा गया कि अवामी सहूलत के लिए उनको तामीर किया गया, लेकिन हकीकत में इसका जायज़ा लें तो पता चलेगा कि 80% टॉयलेट बंद पड़े हैं। शायद हुकूमत नहीं चाहती कि ये ख़राब हो जाएं, क्योंकि अगर आवाम की अक्सरियत उनका इस्तेमाल शुरू कर देगी तो ये ख़राब हो सकते हैं, और इसीलिए शायद उन्हें आवाम के लिए खोला ही नहीं गया, या फिर इसके लिए अलहदा तौर पर ऐलान होगा और एक बाज़ाब्ता तकरीब होगी, फिर उन्हें आवाम के लिए खोला जाएगा। यानी इनका भी बाज़ाब्ता इनाग्रेशन कोई ना कोई कायद आके करेगा। वैसे भी हुकूमत ने वाज़े तौर पर यह कह दिया है कि टॉयलेट्स तामीर कर दिए गए हैं। ये ऐलान नहीं किया गया कि ये आवाम के इस्तेमाल के लिए खुले भी रहेंगे। ये एक अजीब सूरत हाल है। एक जानिब इसके लिए लाखों रुपए अवामी रुपया खर्च किया जाता है और फिर उन्हें बंद रखा जाता है। इस तरह बंद टॉयलेट्स को देखते हुए ये शक होता है कि क्या अंदर हकीकत में सहूलतें हैं या सिर्फ बैरूनी खूबसूरत ढांचा ही है। इस पर बल्दिया और हुकूमत को वजाहत देने की ज़रूरत है। शहर में अवामी मकामात पर पब्लिक टॉयलेट्स की ज़रूरत अब बुनियादी सहूलतों की तरह ही लाजमी हो गई है, क्योंकि उनकी गैर मौजूदगी में लोग मजबूरन गलियों, चौराहों और इमारतों की आड़ में अपना काम कर बैठते हैं। अगर हुकूमत मामूली फ़ीस भी इसके लिए वसूल करती है तब भी ये पूरी तरह वाजबी होगा, लेकिन हुकूमत ने ना टॉयलेट्स को खोला है और ना आवाम को सहूलत दी, लेकिन उनके नाम पर तशहीर पूरे ज़ोरों शोर से की। उनके लिए वीडियोस बनाए गए और अखबारों में इश्तिहार भी दिए गए। अब आवाम को इंतज़ार है उन टॉयलेट्स के खुलने का, ताकि वो बल्दिया की जानिब से दी गई इस सहूलत से इस्तिफादा कर सकें। अब बात करते हैं किसानों के एहतजाज की। ज़राई कानून के खिलाफ एहतजाज कर रहे किसानों ने मरकज़ी हुकूमत से जुमेरात के रोज़ चौथे दौर की बातचीत की। करीब 7 घंटे चले इजलास में वज़ीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों को यकीन दिलाया कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस को छुआ नहीं जाएगा, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। एक्ट के प्रोविजंस में किसानों को हिफाजत दी गई है, उनकी ज़मीन की लिखा पढ़ी कोई नहीं कर सकता। हालांकि किसान अपनी मांग पर अड़े रहे और उन्होंने कहा कि कानून ख़त्म करने के लिए पार्लियामेंट का ख़ास इजलास बुलाया जाना चाहिए। मसला एमएसपी का नहीं बल्कि कानून पूरी तरह वापस लेने का है। भारतीय किसान यूनियन के तर्जुमान राकेश टिकैत ने कहा कि सिर्फ एक नहीं बल्कि कई मसलों पर बातचीत होना चाहिए। ज़राई कानूनों की मुखालिफत में किसानों के एहतजाज का आज 8वां और अहम दिन है। 40 किसान कायदीन की हुकूमत के साथ विज्ञान भवन में दोपहर 12:30 से बातचीत चल रही है। हुकूमत की तरफ से वज़ीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर सदारत कर रहे हैं। बीच में लंच ब्रेक हुआ था, लेकिन किसानों ने सरकारी दावत खाने से मना कर दिया। वो अपना खाना साथ लाए थे, वही खाया। उन्होंने कहा कि सरकार का खाना या चाय मंजूर नहीं। इससे पहले 1 दिसंबर की मीटिंग में भी किसानों को सरकार की तरफ से चाय ऑफर की गई, तो उन्होंने कह दिया था कि चाय नहीं, मांगें पूरी कीजिए, आप धरने के मुकाम पर आइए, आपको जलेबी खिलाएंगे। उधर पंजाब के साबिक सीएम और अकाली दल के कायद 92 बरस के प्रकाश सिंह बादल किसानों की ताईद में पद्म भूषण लौटा चुके हैं। बादल को 2015 में ये अवार्ड मिला था। बादल की पार्टी शिरोमणि अकाली दल 22 साल से एनडीए के साथ थी, लेकिन ज़राई क़वानीन की मुखालिफत में सितंबर में एनडीए से वो अलग हो गई। इससे पहले 17 सितंबर को हरसिमरत कौर बादल ने भी मोदी कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया था। उधर शिरोमणि अकाली दल डेमोक्रेटिक के सरबराह और राज्यसभा एमपी सुखदेव सिंह ढींडसा ने भी पद्म भूषण अवार्ड लौटाने का ऐलान किया।
दूसरी तरफ वजीर दाखिला अमित शाह से मुलाकात के बाद पंजाब के वजीर आला कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बताया कि वजीर दाखिला से किसानों के मसाइल का जल्द हल निकालने की अपील की है। इस मुद्दे से पंजाब की इकनॉमी और मुल्क की हिफाजत मुतासिर होगी। किसानों से भी अपील की है उन्होंने कि मसले को जल्द सुलझाएं। पंजाब सीएमओ ने बताया कि अमरिंदर ने एग्रीकल्चरल प्रोड्यूसर्स मार्केट कमेटी यानी एपीएमसी पर मबनी मंडी सिस्टम को जारी रखते हुए एमएसपी को बचाने पर जोर दिया। वज़ीर दाखिला से अपील की कि खुले दिल से किसानों की बात सुनकर जल्द मसले को सुलझाएं ताकि किसान अपने घरों को लौट सकें। उधर किसानों के साथ इजलास में वजीर रेलवे पीयूष गोयल, मरकजी ममलिकती वजीर सोम प्रकाश भी मौजूद थे। मीटिंग से पहले सोम प्रकाश ने कहा कि बातचीत से ऐसा हल निकालने की उम्मीद है जो किसानों और सरकार को भी मंजूर हो। हुकूमत कह चुकी है कि एमएसपी का निज़ाम जारी रहेगा और ये बात राइटिंग में देने को भी राजी है। Because this affects the economy of my state and also the security of the nation. ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਕਹਿਣ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦੁਹਰਾਈ ਹੈ। पंजाबी फिल्म और म्यूजिक की दुनिया के गुलकार अदाकार गुरदास मान ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लाइव होकर किसानों से जुड़े हर शख्स को सलाम किया। उन्होंने लाइव होकर कहा कि मेरी कोई सियासी जमात नहीं है और ना ही कोई तंजीम है। मैं हमेशा ही हक और सच के लिए लिखता आया हूँ। मैं हाथ जोड़कर इल्तिजा करता हूँ, बेशक मुझे गालियाँ दो, बस मेरे से मेरे पंजाबी होने का मान मत छीनो। यही बस मेरी सारी उम्र की कमाई है। गुरदास मान ने मरकजी हुकूमत से अपील की कि जो किसान अपने घर बार छोड़कर परिवार बच्चों जैसे तैयार फसलों को छोड़कर दिल्ली की सड़कों पर पहुंचे हैं उन किसानों के मामलात पर गौर किया जाए। उन्होंने कहा कि वो यही कहना चाहते हैं कि अगर किसान है तो हिंदुस्तान है, अगर जवान है तो हिंदुस्तान है, महान है। जय हिंद। गुरु नानक सच्चे पातशाह एकता ते इतफाक दे, प्यार मुहब्बत पाक दे, रोजी रिज़क रज़ाक दे, कुछ पानी सुच्चा साफ दे, कुछ बाणी दा प्रताप दे, अन्नदाते नूं इंसाफ दे, मत पथ हवाले आप दे। गुरु नानक सच्चे पातशाह सानू बख्श दे, कर माफ दे। मजदूरां नूं मजदूरियां दे, सब नूं सबर सबूरियां, कर नेक मुरादां पूरियां, गावां ते मज्जां बूरियां, दुध घ्यो जपजी दा जाप दे, हथ जोड़ तो सानू आख दे, बस सानू बख्श दे, कर माफ दे। असी कलयुगी जी संसार दे, भरे पए हंकार दे, निंदिया चुगली तोंपतां विच टक्करां फिरदे मार दे, तुसी लखां दुनिया तारती, इस मर जाने नूं भी तार दे, ये सारी दुनिया तार दे। गुरु नानक पातशाह तेरे पाक पवित्र गुरपुरब दियां समुचे संसार दी समुची मानवता नूं, मनुखता नूं, इंसानियत नूं बहुत बहुत मुबारकां। आप जी दे ही बोले बोलने, नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाने सरबत दा भला। जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। गुरु नानक सच्चे पातशाह एकता ते इतफाक दे। मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने जुमेरात को किसानों, उनकी ज़िंदगी और माश के बारे में तशवीश का इजहार किया। ममता बनर्जी ने ट्वीट किया कि मैं किसानों, उनकी ज़िंदगी और माश के बारे में बहुत फ़िक्रमंद हूँ। मरकज़ी हुकूमत को किसान मुखालिफ कानून वापस लेना चाहिए। ममता बनर्जी ने कहा कि अगर मरकज़ी हुकूमत ने फौरी तौर पर ऐसा नहीं करती है तो हम पूरी रियासत और मुल्क में आंदोलन करेंगे। इब्तिदा ही से हम किसान मुखालिफ इन क़वानीन की सख्त मुखालिफ रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमने 4 दिसंबर बरोज़ जुमा को ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की मीटिंग तलब की है। इस मीटिंग में हम इस बात पर तबादला ख्याल करेंगे कि ज़रूरी अजनास का एक्ट आम लोगों पर किस तरह असरअंदाज हो रहा है और उसकी वजह से कीमतें आसमान छू रही हैं। मरकज़ी हुकूमत को अवाम दुश्मन कानून को वापस लेना चाहिए। वज़ीर आला ने कहा कि मरकज़ी हुकूमत सब कुछ बेच रही है। आप रेलवे, एयर इंडिया, कोयला, भारत संचार निगम लिमिटेड, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, बैंक और दिफा वगैरह को फ़रोख्त नहीं कर सकते। अदम करारदाद की बाज़ाबातकारी की निजीकारी की पॉलिसी वापस लेनी होगी। उन्होंने कहा कि हमें अपनी कौम के ख़जाने को भारतीय जनता पार्टी की ज़ाती मिल्कियत में तब्दील करने की इजाज़त नहीं देनी चाहिए।
सरहद पर जारी हिंदुस्तान और चीन के दरमियान कशीदगी अभी खत्म नहीं हुई है। इसी बीच बहरिया के सरबराह एडमिरल करमबीर सिंह ने चीन को मुंह तोड़ जवाब देने की बात कही है। एक प्रोग्राम के दौरान करमबीर सिंह ने फौज के कई मंसूबों और सरहद पर जारी सूरत हाल पर बात की। खास बात है कि कुछ दिनों पहले आई अमरीकी कमीशन की रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ था कि गलवान में हुई अफवाज के दरमियान झड़प में चीन का हाथ था। इस झड़प में 20 हिंदुस्तानी फौजी शहीद हो गए थे। बहरिया के सरबराह एडमिरल करमबीर सिंह ने कहा कि हमारे सामने कोविड-19 और चीन के LAC बदलने की कोशिशों का दोहरा चैलेंज है। बहरिया इन चैलेंजों का सामना करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि अगर चीन की तरफ से कोई खिलाफ वर्जी होती है तो हमारे पास हालात से निपटने के लिए SOP तैयार है। इसके अलावा करमबीर सिंह ने सरहद पर जारी कशीदगी के दरमियान तैयारियों को लेकर भी तबादला ख्याल किया। बहरिया सरबराह ने बताया कि फौज और फिजाइया की ज़रूरतों के मुताबिक हमने कई जगहों पर P-81 एयरक्राफ्ट तैनात कर दिए हैं। इसके अलावा हमने शुमाली सरहद के इलाकों में हिरान सर्वेलेंस ड्रोन भी छोड़े हैं। उन्होंने बताया कि अब तक बहरे हिंद में चीन के 3 जंगी आबदोज हैं। उन्होंने कहा कि चीन ने साल 2008 के बाद से ही एंटी पायरेसी पेट्रोल्स के लिए 3 जहाज बरकरार रखे हैं। Closely studying all that is happening around us, whether it's Nagorno-Karabakh or the attacks on the Aramco refineries and various issues. And definitely we as a service, we have to be very cognizant of what is happening around us, and therefore when we build our capabilities, we definitely, our capacities, we definitely take this into account. And we recently have done a little bit of introspection into our maritime capabilities perspective plan, which is being issued, and a lot of focus has gone into future technologies, unmanned solutions, as I mentioned, networking, etc. Keeping in mind the kind of threats that are envisaged in future. Shinjay. Sir, thanks now. So on the 25th of September, US P-8 landed and refueled in the Andamans. In the wake of what is happening in Ladakh, what kind of message, was this a kind of message that we are looking at? And also, sir, the Navy is a relatively small organization, just few thousand officers, few places. I'll only answer your first question. That is about the P-8 landing in Port Blair. So, you know, we have signed the LIMOA, we've signed a lot of logistics agreement with other, and these are expected to be utilized by the ships and aircraft. And we've been holding the Milan set of exercises. तमिल सुपरस्टार रजनीकांत जनवरी 2021 में अपनी सियासी पार्टी का आगाज करेंगे। उन्होंने तमिल जबान में एक ट्वीट में कहा कि उनकी सियासी जमात जनवरी में शुरू हो जाएगी और 31 दिसंबर को इस माह के आखिर में एक ऐलान किया जाएगा। जबकि सुपरस्टार रजनीकांत ने पीर के रोज चेन्नई में अपनी पार्टी रजनीकांत मुकुल मंदारम के ओहदेदारों से मुलाकात की। उन्होंने कहा था कि 2021 के तमिलनाडु असेंबली इंतखाबात से कबल अपनी सियासी पार्टी का आगाज करेंगे। अगले साल अप्रैल से मई 2021 के दौरान तमिलनाडु में असेंबली इंतखाबात होने वाले हैं। ताहम रवां साल अक्टूबर में रजनीकांत ने कहा था कि डॉक्टरों ने उन्हें सियासत में दाखिल न होने का मशवरा दिया था। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में शादी के लिए मजहब तब्दील करने के लिए दबाव के इल्जाम में एक नौजवान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बरेली के डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल पुलिस राजेश कुमार पांडे ने बताया कि जिले के बहेड़ी पुलिस ने अवैसी नामी नौजवान को चाशुंबे के रोज रच्छा रेलवे फाटक के करीब गिरफ्तार किया। उन्होंने बताया कि पुलिस ने नौजवान के खिलाफ तब्दीली मजहब के ममानियत ऑर्डिनेंस 2020 के तहत मुकदमा दर्ज किया। हाल ही में रियासत में मंजूर किए गए इस कानून के तहत ये पहली गिरफ्तारी है। पांडे ने कहा कि उनकी गिरफ्तारी के बाद अवैस को पुलिस ने बहेड़ी स्टेशन अदालत में पेश किया, जहां से उन्हें 14 दिन की अदालती तहवील में भेज दिया गया। बरेली के इंचार्ज सीनियर सुपरिंटेंडेंट पुलिस ने जुमेरात के रोज कहा कि जिले के थाना देवरनिया के गांव शरीफ नगर में रिहाइश पजीर एक नौजवान लड़की ने इल्जाम लगाया कि अवैस उसे 3 सालों से परेशान करा था और उसने शादी के लिए मजहब तब्दील करने का
दबाव बनाया था। अब बात कोरोना वायरस की। दुनिया में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 6.5 करोड़ के पार हो गया। 4 करोड़ 50 लाख से ज़्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। अब तक 15,02,296 से ज़्यादा लोग जान गंवा चुके हैं। अब भी दुनिया में 1 करोड़ 83 लाख से ज़्यादा मरीजों का इलाज चल रहा है। इसी बीच फ्रांस के साबिक सदर वैलेरी गिस्कार्ड की कोरोना से मौत हो गई है। वो 94 साल के थे। वो 1974 से 1981 तक फ्रांस के सदर रहे। उन्हें कुछ दिन पहले सांस लेने में दिक्कत हुई थी। उसके बाद उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। सेहतयाब होने के बाद वो घर आ गए थे। 4 जुम्मे को उन्हें अचानक फिर दिक्कत हुई। देर रात उन्होंने आखिरी सांस ली। वहीं अमेरिका में 4 जुम्मे को इन्फेक्शन से 2,997 लोगों की मौत हो गई। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक ये 15 अप्रैल के बाद एक दिन में होने वाली मौतों की सबसे बड़ी तादाद है। 15 अप्रैल को एक दिन में जुमला 2,607 लोगों की मौत हुई थी। इंटरपोल ने 4 जुम्मे की रात एक ग्लोबल अलर्ट जारी किया। इसमें सभी मुल्कों से कहा गया है कि कोविड-19 के दौर में कुछ लोग ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में शामिल हो रहे हैं और ये नकली कोरोना वैक्सीन सप्लाई कर सकते हैं। पेरिस हेडक्वार्टर से जारी बयान में एजेंसी ने कहा कि उसने इस बारे में 194 मुल्कों को अलर्ट जारी किया है। इसमें कहा गया है कि वो इस बात को तय करें कि किसी तरह की नकली वैक्सीन लोगों तक ना पहुंचने पाए। इसके लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर भी नज़र रखें। इसके लिए वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों और जांच एजेंसियों के बीच तालमेल होना ज़रूरी है। हिंदुस्तान में कोरोना का खतरा कम होने का नाम नहीं ले रहा है। मुल्क में कोविड-19 के मामले जुमेरात को 95 लाख को अबूर कर गए, जिनमें 89,73,000 अफराद इन्फेक्शन से पाक होने के साथ ही सेहतयाब होने वाले मरीजों की शरह बढ़कर 94.11% हो गई। मरकज़ी वजारत सेहत की जानिब से सुबह 8 बजे जारी किए गए ताज़ा तरीन आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक एक दिन में कोविड-19 के 35,551 नए केसेस सामने आने के बाद मुल्क में इन्फेक्शन के केसेस की तादाद बढ़कर 95,34,964 हो गई। इसी दौरान मजीद 526 अफराद की हलाकत के बाद हलाकतों की तादाद बढ़कर 1,38,648 हो गई। आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क में 89,73,373 अफराद इन्फेक्शन से पाक होने के साथ ही मरीजों की बाजियाबी की शरह बढ़कर 94.11% हो गई। कोविड-19 से अमवात की शरह 1.45% है। अभी भी मुल्क में ज़ेरे इलाज अफराद की तादाद 5 लाख से कम है। मुल्क में अभी कोरोना वायरस से 4,22,943 अफराद ज़ेरे इलाज है, जो कि कुल केसेस का 4.44% है। तेलंगाना में कोविड-19 के 609 नए मामला दर्ज किए गए हैं, जिसके बाद रियासत में मामलात की तादाद बढ़कर 2,71,492 हो गई है। रियासत में बहसीत मजमूई अमवात की तादाद बढ़कर 1465 हो गई है, क्योंकि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 3 अमवात हुई हैं। महकमा सेहत की जानिब से जारी करदा बुलेटिन में कहा गया है कि रियासत में 873 अफराद रूबे सेहत हुए हैं, जिसके बाद रियासत में अब तक इस मर्ज से रूबे सेहत होने वालों की तादाद बढ़कर 2,61,028 हो गई है। रियासत में एक्टिव केसेस की तादाद 8,999 है, जिनमें 6,922 मरीज घरों पर या फिर अस्पतालों में अलग थलग रखे गए हैं, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 53,686 कोविड-19 के मायने किए गए, ताहम 676 नमूनों की रिपोर्ट्स का इंतजार है। बहसीत मजमूई 56 लाख नमूनों की जांच रियासत में इस मर्ज के फैलने के बाद से की गई है। जीएचएमसी हुदूद में 114 नए मामला दर्ज किए गए हैं। बकिया मामला रियासत के दीगर अजला में दर्ज किए गए हैं। मोदी हुकूमत ये दावा कर रही है कि जल्द ही हिंदुस्तान में कोरोना वैक्सीन दस्तयाब हो जाएगी और कोरोना के कहर से लोगों को निजात मिलेगी। लेकिन सवाल यह है कि क्या सभी हिंदुस्तानी बाशिंदों को कोरोना वैक्सीन मोदी हुकूमत मुफ्त में देगी? ये सवाल राहुल गांधी ने भी खड़ा किया है। कांग्रेस के साबिक सदर ने यह तल्ख सवाल इसलिए पूछा क्योंकि पीएम मोदी, उनकी पार्टी बीजेपी और मरकजी वजारत सेहत के बयानात में तजाद देखने को मिल रहा है। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा कि पीएम मोदी ने कहा कि सभी को वैक्सीन मिलेगी। बिहार इंतखाबात में बीजेपी ने कहा कि बिहार के लोगों को मुफ्त में वैक्सीन मिलेगी। अब मरकजी हुकूमत कह रही है कि हमने कभी नहीं कहा कि सभी को वैक्सीन मिलेगी। अब पीएम मोदी बताएं कि हकीकी मानों में उनका क्या स्टैंड है।
गौरतलब है कि 21 दिसंबर को प्रेस से बात करते हुए मरकजी हेल्थ सेक्रेटरी राजेश भूषण ने कहा था कि हुकूमत ने कभी भी नहीं कहा कि पूरे मुल्क की टीकाकारी होगी या कोरोना की वैक्सीन दी जाएगी। उन्होंने ये बात उस सवाल के जवाब में कही जिसमें पूछा गया कि पूरे मुल्क को वैक्सीन देने में कितना वक्त लगेगा। हेल्थ सेक्रेटरी ने कहा कि मैं साफ करना चाहता हूं कि हुकूमत ने कभी भी नहीं कहा कि पूरे मुल्क को कोरोना वैक्सीन दी जाएगी। साइंसी इश्यूज पर बात सिर्फ दलाइल पर मबनी होने चाहिए। वाज़ेह रहे कि हाल ही में हुए बिहार असेंबली इंतखाबात में बीजेपी ने अपने इंतखाबी मंशूर में बिहार की आवाम से वादा किया था कि अगर बिहार में एनडीए की हुकूमत बनी तो बिहार के सभी लोगों को मुफ्त में कोरोना का टीका दिया जाएगा। बीजेपी के जरिए किए गए इस ऐलान के बाद काफ़ी हंगामा हुआ था। अपोजिशन पार्टियों समेत अवाम ने बीजेपी और मरकजी हुकूमत से सवाल किया था कि क्या सिर्फ बिहार को ही मुफ्त में कोरोना वैक्सीन मिलेगी। इस इशू पर बीजेपी को जबरदस्त तनकीद का सामना करना पड़ा था। उन्हीं बयानात को लेकर राहुल गांधी ने पीएम मोदी से सवाल पूछा है कि वो बताएं कि कोरोना वैक्सीन दस्तयाब कराने को लेकर उनका क्या स्टैंड है। मुल्क के लिए सबसे अच्छी खबर आई है। दिसंबर के आखिर में या जनवरी की शुरुआत में कोरोना वैक्सीन को इमरजेंसी अप्रूवल मिल सकता है। दिल्ली ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने आज इसकी जानकारी दी। डॉक्टर गुलेरिया ने कहा कि हिंदुस्तान में अब कुछ वैक्सीन फाइनल स्टेज के ट्रायल्स में है। हमें उम्मीद है कि दिसंबर के ख़त्म या जनवरी की शुरुआत तक इनमें से किसी को ड्रग रेगुलेटर से इमरजेंसी अप्रूवल मिल जाएगा। उसके बाद वैक्सीनेशन शुरू हो सकेगा। दरअसल इस वक्त हिंदुस्तान में 6 वैक्सीन पर काम चल रहा है। इसमें ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका और भारत बायोटेक के वैक्सीन फेज 3 ट्रायल्स में है। 6 में से सिर्फ 2 वैक्सीन ही आखिरी फेज के ट्रायल्स में है। बाकी 4 वैक्सीन मार्च के बाद ही आएंगे। ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन कोविशील्ड के फेज 3 के क्लिनिकल ट्रायल्स के नतीजे आलमी सतह पर आ चुके हैं। इसे हिंदुस्तान में बना रहे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ आज़ार पूनावाला ने पिछले हफ्ते कहा था कि वो जल्द ही इमरजेंसी अप्रूवल के लिए अप्लाई करने की तैयारी कर रहे हैं। डॉक्टर गुलेरिया ने जुमेरात को कहा कि जो डेटा अब तक सामने आया है उसकी बुनियाद पर कहा जा सकता है कि वैक्सीन सेफ और इफेक्टिव है। वैक्सीन की सेफ्टी और एफिकेसी से कोई समझौता नहीं होगा। 70 से 80 हज़ार वॉलंटियर्स को वैक्सीन लगाई गई है। अब तक कोई संगीन साइड इफेक्ट सामने नहीं आया। डेटा बताता है कि शॉर्ट टर्म वैक्सीन महफूज है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के कोल्ड स्टोरेज में सप्लाई के लिए कोविशील्ड वैक्सीन के डोज तैयार हैं। इमरजेंसी अप्रूवल मिलते ही उनकी सप्लाई शुरू हो जाएगी। कंपनी हिंदुस्तान में 10 करोड़ डोज सप्लाई करने वाली है। वहीं चीन ने अपने 4 और रूस ने अपने 2 वैक्सीन को क्लिनिकल ट्रायल्स पूरे होने से पहले ही मंजूरी दे दी थी। इसके बाद यूके ने 2 दिसंबर को अमेरिकी कंपनी फाइजर और उसकी जर्मन पार्टनर बायोएनटेक के बनाए mRNA वैक्सीन को इमरजेंसी अप्रूवल दिया था। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के तैनात करदा एक विफाकी जज ने गुज़िश्ता इतवार को सदारती इंतखाबात में धांधली के इल्ज़ामात की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी। विफाकी जज स्टीनोस बेबास ने रियासत पेंसिल्वेनिया में मुबैना इंतखाबी बेज़ाब्तगियों और नताइज की तस्दीक से मुतालिक दरख्वास्त को ये कहते हुए मुस्तरद किया था कि नाइंसाफ़ी के इल्ज़ामात संगीन हैं, लेकिन इंतखाबात को गैर मुनसिफाना करार देने से ऐसा नहीं होता। 51 साला विफाकी जज बेबास सदर ट्रंप के तैनात करदा पहले जज नहीं है जिन्होंने उनकी इंतखाबी जालसाजी की दरख्वास्त मुस्तरद की। नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट ऑफ जॉर्जिया के स्टेन ग्रिमबर्ग समेत दीगर कई रिपब्लिकन जमात के तकर्रुर करदा जजेस सदर ट्रंप की इंतखाबी अजरदारियों के खिलाफ फैसले दे चुके हैं। हिंदुस्तानी टीम तीसरे वनडे में शानदार जीत से पुरजोश होकर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 मैचों की T20 सीरीज के जुमे के रोज होने वाले पहले मुकाबले में बुलंद हौसले के साथ उतरेगी। हिंदुस्तान ने सिडनी में पहले 2 वनडे 66 और 51 रन से गंवाए थे, लेकिन कैनबरा में तीसरे मुकाबले में 13 रन की जीत के साथ शानदार वापसी की। कैनबरा के इस मैदान में ऑस्ट्रेलिया को इस तरह पहली मर्तबा शिकस्त का सामना करना पड़ा था। हिंदुस्तानी टीम अब T20 सीरीज में भी इस कारकर्दगी को बरकरार रखना चाहेगी, जिसका पहला मैच कैनबरा के मानोका ओवल ग्राउंड में होना है।
नाजरीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए एनालिसिस के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।